वेव ऑप्टिक्स की बात करनी थी यार। वेव ऑप्टिक्स में जो जो चीजें हमको पढ़नी है उसमें एक तो इंटरफेरेंस पढ़ना है, दूसरा डिफ्रैक्शन पढ़ना है, पोलराइजेशन वैसे सिलेबस से हट गया है इस बार, उसे पोलराइजेशन भी पढ़ना है। ये 3 बेसिक चीजें पढ़नी है। इसके अंदर में बाकी बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, लेकिन स्पेशली इन तीनों को डिस्कस करना है। अब इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सब हमने रे ऑप्टिक्स में क्यों नहीं पढ़ा? बात आती है कि इसको तो रे ऑप्टिक्स में भी हम पढ़ सकते, तो रे ऑप्टिक्स में इन चीजों को क्यों नहीं पढ़ा? एक्चुअली में रे ऑप्टिक्स हम जिन कॉन्सेप्ट से पढ़ रहे थे वो कॉन्सेप्ट इन लाइट के इस बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, ठीक है। हम जिसके अंडर में लाइट पढ़ रहे थे, रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे, उसे न्यूटन का कॉर्पस्कुलर थ्योरी कहते हैं, तो उसके अंडर में हम इन चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। या थोड़ा सा न्यूटन के कॉर्पस्कुलर थ्योरी के बारे में समझ लेते हैं क्या होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी। न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी ये कॉर्पस्कुलर थ्योरी है। इसके अकॉर्डिंग जो लाइट रेज होती है वो जिस भी लुमिनस ऑब्जेक्ट या सोर्स से ओरिजिनेट होती है, वो सोर्स ऐसा ही मानते हैं कि बहुत एक्सट्रीमली माइन्यूट पार्टिकल्स क्या करते हैं, जनरेट करते हैं, जिनका क्या होता है अलग अलग वेवलेंथ होता है, ऐसा इन्होंने बताया। अकॉर्डिंग टू दिस एक्सट्रीमली माइन्यूट वेरी लाइट एंड, अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो इन्होंने पहला पॉइंट ये बताया कि एक्सट्रीमली माइन्यूट लाइट पार्टिकल are being constantly emitted, particle are being constantly emitted by luminous source, luminous bodies emitted by luminous bodies, या हम इसी को क्या कह सकते हैं, सोर्स भी कह सकते हैं। एक तो ये बात इन्होंने बताई कि बहुत माइन्यूट लाइट इलास्टिक पार्टिकल होते हैं, ये लाइट एंड इलास्टिक पार्टिकल आर बीइंग कॉन्स्टेंटली इमिट किए जाते हैं जो भी ल्यूमिनस सोर्स होते हैं उनसे। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इन्होंने ये बताया, ठीक है। ल्यूमिनस बॉडी का मतलब वो जो लाइट का इमिशन खुद करती है। तो एक तो बात इन्होंने ये बताई किसके अकॉर्डिंग, न्यूटन ने अपने कॉर्पस्कुलर थ्योरी के अकॉर्डिंग।
एंड दीज कार्पस्कल्स ट्रेवल इन द, ये जो कार्पस्कल्स होती हैं, जो छोटी छोटी बताएं कणिकाएं होती हैं जो इमिट होती हैं, ये लाइट की वेलोसिटी से क्या करती हैं, ट्रेवल करती हैं। दीज कार्पस्कल्स travels with the speed of light. मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इस स्पीड से क्या करती हैं, ट्रैवल करती हैं। ठीक है, इन दोनों चीजों को लिखिए जल्दी से। और अगर ये कार्पस्कल्स क्या करती हैं, आकर के हमारे रेटिना से स्ट्राइक करती हैं, जब हमारे रेटिना पर आके स्ट्राइक करती हैं तो ये सेंसेशन प्रोड्यूस करती हैं विजन का, और हमको चीजें क्या करती हैं, दिखाई देती हैं। एंड दीज कार्पस्कल्स strike our retina, strike to our retina and produce the sensation of vision, produce the sensation of vision। ये विजन का सेंसेशन क्या करती है, फॉर्म करती है। ठीक है, और जो अलग अलग कलर की कार्पस्कल्स होती हैं, इन्होंने बताया उनकी साइज भी क्या होती है, अलग अलग होती है। यहां तक लिख लिया। तो चौथी, ये सब कैरेक्टरिस्टिक फीचर है न्यूटन की कार्पस्कल्स थियरी के। चौथी बात इन्होंने ये बताई कि जो साइज ऑफ द कार्पस्कल्स होती है ऑफ डिफरेंट कलर आर डिफरेंट इन साइज। ठीक है, डिफरेंट कलर कार्पस्कल्स have different size, different color corpuscles have different size, डिफरेंट साइज। तो अलग अलग, अच्छा ये जो वेलोसिटी ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है और ये इनकी वैक्यूम में वेलोसिटी होती है, ये बात आपको ध्यान रखना है ना। ये कहां पर होगी, वैक्यूम के अंदर में मीडियम वैक्यूम होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो अलग अलग कलर के जो लाइट रेडिएशंस होती हैं तो उनकी डिफरेंट वेवलेंथ होती है, ये तो हम लोगों ने समझा था जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ रहे थे। लेकिन अभी हमको ये समझना है, सॉरी जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पढ़ रहे थे तब मैंने ये बताया था। अब इनमें क्या करना है कि इन्होंने कहा कि जो डिफरेंट कलर की कार्पस्कल्स होती हैं
लाइट रेज में वो क्या होती है, डिफरेंट साइज की होती हैं, अलग अलग साइज की होती हैं, ये बताया उन्होंने। क्लियर है? लिख लीजिए इसको भी। द रेस्ट मास ऑफ दीज पार्टिकल्स इज 0। और जो ये ट्रेवल करती हैं इनका जो रेस्ट मास होता है वो ऑलमोस्ट 0 होता है। रेस्ट मास ऑफ दीज पार्टिकल्स these particles is 0। ये और इन्होंने ये भी बताया कि आइसोट्रॉपिक मीडियम में जो वेलोसिटी होती है इन पार्टिकल्स की वो सेम होती है इन सारे डायरेक्शन में, जब तक कि मीडियम न चेंज करा जाए। जब मीडियम चेंज करेंगे तो इनकी वेलोसिटी भी क्या होगी, चेंज होगी। ऐसा ये बता रहे कि वेलोसिटी ऑफ ऑल पार्टिकल्स इन आइसोट्रॉपिक मीडियम, velocity of all particles in isotropic medium, in an isotropic medium is same in all directions, is same in all direction, सेम इन ऑल डायरेक्शन, सारी डायरेक्शन में सेम होता है। और अगर हम मीडियम चेंज करेंगे तब वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स चेंज होगी। एंड इफ चेंज द मीडियम and if change the medium then velocity of particles changes, then velocity of particles changes, तब ये चेंज हो जाए। ठीक है, नोट करिए इसको। और इसके बाद बताया कि ये जो पार्टिकल्स होती है वो स्ट्रेट लाइन में चलती हैं, मतलब लॉ ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन इन्होंने बताया था। और दूसरा जो है ये इनविजिबल होती हैं। तो इटसेल्फ तो पहले भी हम लोगों ने कहा था कि लाइट एनर्जी क्या होती है, खुद में इनविजिबल चीज होती है, केवल चीजों को विजुअल सेंसेशन दिलाती है, दिखाती है। तो नेक्स्ट बात इन्होंने ये बोली थी कि these particles travel in straight line, in a straight line, straight line, and these are invisible, invisible। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर है न्यूटन के पार्टिकल्स थ्योरी।
अब ये कार्पस्कुलर थ्योरी किन किन इवेंट को एक्सप्लेन कर पाती थी, किन किन को नहीं कर पाती है, इसके बारे में थोड़ा हम समझते हैं। नोट करिए इसको। लिख लिया। तो इसके बाद अब ये देखेंगे कि फिनोमिनन एक्सप्लेन बाय दिस थियरी, कौन कौन से ऐसे फिनोमिनन हैं जो ये थियरी एक्सप्लेन करती है। ठीक है, एक्सप्लेन बाय दिस थियरी। एक्सप्लेन बाय दिस थियरी। एक तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ये एक्सप्लेन कर ले किया था, हमने पढ़ा भी था रे ऑप्टिक्स पूरा। ठीक है, तो एक्सप्लेन में सबसे पहले तो ये रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दूसरा रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर, लॉ ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। और तीसरा ये एक्सप्लेन कर रहा था कि लाइट एक टाइप की क्या होती है, एनर्जी होती है। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ एनर्जी इन लाइट, इसमें क्या होती है, एनर्जी होती है। एग्जिस्टेंस ऑफ एनर्जी इन लाइट। एनर्जी इन लाइट, ये तीन चीजों का एक्सप्लेनेशन इस थियरी के अकॉर्डिंग हुआ। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से फिनोमिनन थे ये एक्सप्लेन नहीं कर पाती थी, फिर उन फिनोमिनन को किसने एक्सप्लेन किया और क्या है, फिर उन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नोट करिए इसको। इसके बाद फिनोमिनन नॉट एक्सप्लेन्ड बाय दिस थियरी।
वो कौन कौन से फिनोमिना हैं जो एक थियरी एक्सप्लेन नहीं कर पाती। Phenomena not explained by not explained by this theory. तो इसमें तो एक तो इंटरफेरेंस को नहीं एक्सप्लेन करते, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, कॉमा, डबल रिफ्रैक्शन, और कुछ टीआईआर जो इवेंट होते थे उनको भी एग्जैक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पाए, एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये क्यों होता है इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक तो ये, दूसरा इस बात को नहीं एक्सप्लेन कर पाए कि जो लाइट एनर्जी होती है वो रेयरर मीडियम में उसकी वेलोसिटी जो होती है वो ज्यादा होती है कंपेरिजन टू द डेंसर मीडियम। मतलब डेंसर मीडियम में लाइट की वेलोसिटी कम होती है, while in case of the rarer medium it is move faster। ठीक है, तो velocity of light in rarer medium is more than velocity of light in denser medium। इन दो चीजों को नहीं एक्सप्लेन कर पाए। ठीक है कि इंटरफेरेंस क्या होता है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, डबल रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, या दूसरा वेलोसिटी जो अलग अलग क्या होती है मीडियम में, फास्टर और स्लो होती है, इस बात को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई इस थ्योरी से। ठीक है, नोट करिए इसको जल्दी से। और लास्ट में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कॉम्पटन इफेक्ट, इसको भी इस थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं किया जा सका। ठीक है, नोट कर लीजिए पूरा। हो गया? फिर हमको जो वेव ऑप्टिक्स में पढ़ना है उसकी बात करते हैं। ये तो कार्पस्कुलर थियरी थी,
जिसके अंडर में हमने पूरा रे ऑप्टिक्स पढ़ा, ठीक है, जो पूरी रे ऑप्टिक्स पढ़ा हमने कॉर्पस्कुलर थ्योरी में पढ़ा, तो जिन जिन इवेंट को पढ़ा वो इससे एक्सप्लेन भी हो रहे थे कुछ। अब उन इवेंट की बात करते हैं जो जिनको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाती, तो फिर वो कैसे एक्सप्लेन हुए या क्या करना पड़ा, क्या है उनका। तो न्यूटन के अलावा एक साइंटिस्ट थे, हाइजन जिन्हें कहा जाता है। हाइजन की वेव थियरी से एक्सप्लेन होते हैं चीजें। तो हाइजन ने अपनी वेव थियरी में कुछ बातें बताई जो इनसे कुछ अलग थी, न्यूटन के कॉर्पस्कुलर थ्योरी से बिल्कुल डिफरेंट थी। तो न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी के अकॉर्डिंग हम लोग जो पढ़े वो तो पूरा रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। और वेव ऑप्टिक्स में क्या करेंगे, हाइजन की वेव थियरी के बारे में पढ़ेंगे। हाइजेंस वेव थियरी ऑफ लाइट। वेव थियरी ऑफ लाइट। हाइजन की वेव थियरी ऑफ लाइट क्या कहती है? ये थियरी, दिस थियरी इज इनशिएटेड बाय हाइजन in hypothetical medium, जो ईथर था, जिसे हम ल्यूमिनस ईथर बोलते, हाइपोथेटिकल मीडियम ल्यूमिनिफेरस ईथर, known as ल्यूमिनिफेरस ईथर। क्या नाम दिया उसे? ल्यूमिनिफेरस ईथर, ठीक है। क्या क्वालिटी होती है इस ल्यूमिनिफेरस ईथर की? ईथर इज दैट इमेजिनरी मीडियम, अगर हम इसकी बात करते हैं, ईथर इज दैट इमेजिनरी मीडियम which prevails, that imaginary medium which prevails in all space, medium which prevails in all space in an isotropic perfectly elastic and massless, prevails in all space in an isotropic इधर लिख देते हैं इसको, आइसोट्रॉपिक इलास्टिक एंड मासलेस।
आइसोटॉपिक परफेक्टली इलास्टिक लिख लो इसे, परफेक्टली इलास्टिक एंड मासलेस। ये ऐसा हाइपोथेटिकल मीडियम होगा, परफेक्टली इलास्टिक होगा, ठीक है, नोट करिए इसको। तो इन्होंने ये जो है यूज करा था इस हाइपोथेटिकल मीडियम का। दूसरी बात इन्होंने ये बताई, वेव फ्रंट के बारे में बताया। दूसरी बात जो इन्होंने बोली वो, जैसे उन्होंने कार्पस्कल्स बताए थे वैसे इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होता है, जो लाइट ट्रेवल करती है वो डिफरेंट वेव फ्रंट की वजह से करती है। जहां लाइट एक एनर्जी है, वेव है, और जिस पर्टिकुलर जगह पर ये क्या करती है, एनर्जी कोई भी ल्यूमिनस चीज रिलीज करता है, तो वहां के जो मीडियम पार्टिकल होते हैं वो ऑसिलेट करने लगते हैं, और वो ऑसिलेशन धीरे धीरे आगे बढ़ता है या डिस्टरबेंस, और उसे एनर्जी बताया, और वो एनर्जी और मोमेंटम जो डिस्टरबेंस आगे बढ़ता है वो वेव फ्रंट के फॉर्म में बढ़ता है। मतलब छोटी छोटी पहले इनिशियल वेव बनेगी, और वो इर्द गिर्द एक सेम फेज में जितने मीडियम पार्टिकल को डिस्टर्ब करेंगी, उन सारे को हम क्या कहेंगे, जो सेम फेज में होंगे उन्हें एक वेव फ्रंट कहेंगे। और फिर ये वेव फ्रंट दूसरी आने वाली मीडियम पे जो और पार्टिकल होंगे उनके लिए ये एज अ सोर्स काम करेगा, या इसको हम वेवलेट कहेंगे, और फिर ये वेवलेट क्या करेगा, आगे डिस्टर्ब करेगा। इस तरीके से डिस्टर्बेंस क्या होता है, आगे बढ़ता रहता है। जैसे अगर हम किसी पॉइंट ल्यूमिनस सोर्स की बात करते हैं, तो ये पॉइंट ल्यूमिनस सोर्स क्या करता है, अपने चारों तरफ मतलब स्फीयर के फॉर्म में वेव फ्रंट क्रिएट करता है। तो वेव फ्रंट के बारे में इन्होंने डिटेल में बताया। तो पहली बात तो क्या यूज करा था वो गई। दूसरी चीज इन्होंने वेव फ्रंट एक नया टर्म बताया जिसे हम क्या बोलते हैं, वेव फ्रंट। जैसे उन्होंने कार्पस्कल के बारे में बताया था, वैसे इन्होंने क्या बोला, हाँ, डिफरेंट कलर ऑफ लाइट आर ड्यू टू, इन्होंने बताया कि जो अलग अलग कलर की लाइट होती है, डिफरेंट कलर ऑफ लाइट is due to different wavelength of these waves, is due to different wavelength of wave, different wavelength of wave। ये वेव की डिफरेंट वेवलेंथ की वजह से, ठीक है, डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ द वेव। तीसरी बात इन्होंने जो बताई, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज कांस्टेंट, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम the velocity of light in a medium is constant, in a medium is constant, ठीक है। और जैसे हम क्या करेंगे, मीडियम चेंज करेंगे, क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, बट चेंजेस विथ चेंज ऑफ मीडियम, बट चेंजेस विथ चेंज इन मीडियम, विथ चेंज इन मीडियम।
में चेंज कर देंगे हम, मीडियम बदल जाएगा, तो इनकी वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। देखिए और ये जो थियरी है ये सारे टाइप ऑफ वेव के लिए वैलिड भी है। दिस थियरी इज वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ द वेव। जितने वेव में थियरी हैं मतलब सारी वेव के लिए एक्सप्लेन होता है, चाहे किसी भी नेचर की वेव की ना हो। दिस थियरी इज वैलिड for all type of waves। ठीक है, सारे टाइप ऑफ वेव्स के लिए थियरी क्या है, वैलिड है। अब क्या है इस थियरी में, क्या क्या चीजें हमने बताई है उनको हम नंबर वाइज लिखते चलते हैं। जैसे एक तो हमने उन चीजों की बात करी है कि जितने भी लोकाई होते हैं, जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट या कोई सोर्स लाइट एनर्जी को रिलीज करता है मीडियम में, तो सेम लोकाई पर या डिफरेंट लोकाई पर जितने भी मीडियम के पार्टिकल है, जितने सेम फेज में होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं कि ये एक वेव फ्रंट है। तो वेव फ्रंट जो होती है वो ट्रेवल करती है, ऐसा हम मानते हैं। ठीक है, the locus of all medium particle which are same in phase the locus of all medium particle या ईथर पार्टिकल, यहां पर जो हमने मीडियम लिया वो क्या है, हाँ, द लोकस ऑफ ऑल ईथर पार्टिकल वाइब्रेटिंग इन सेम फेज same phase is called wavefront. तो उन्हें हम क्या कहेंगे, वेव फ्रंट कहेंगे। ये इन्होंने एक बात बताई, वेव फ्रंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज। और इन्होंने कहा कि जो लाइट ट्रेवल करती है मीडियम में, वो विद द हेल्प ऑफ द वेव फ्रंट के फॉर्म में करती है। लाइट ट्रेवल्स इन द मीडियम in the form of wavefront in the medium. Light travels in the medium in the form of wavefront. क्या नहीं है, किसके फॉर्म में नहीं है, कार्पस के फॉर्म में नहीं है ये। ठीक है, तो ये दो बातें
लिख लीजिए। इसके बाद ये जो जितनी थियरी है हम इन्हीं का एप्लीकेशन करके फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे। वे थ्योरेटिकल बातें इनको नोट करते चलिए जो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद फिर हम हाइजेन का प्रिंसिपल भी पढ़ेंगे और डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन और सारे इंटरफेरेंस इवेंट भी पढ़ेंगे, ठीक है। कर लीजिए फिर नेक्स्ट टाइम।